हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बनाया है और वहाँ में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर आप पहला वीडियो को पार्ट 1 को देखा नहीं है तो आप पहले पार्ट 1 का जो वीडियो है उसको आप पहले देख लीजिए। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ में जाके क्लिक कर लिए और पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, इसका बाद पार्ट 2 को आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले मैंने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। ठीक है, तो आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों, वो कौन सा है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ में जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वो क्या है, एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका कि गुडविल का मतलब क्या है। पार्ट 1 में गुडविल का वैल्यू किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, और गुडविल का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ में डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। तो कौन कौन सा मेथड ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। वो कौन कौन सा मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ में जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप जब गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसका आंसर जो देखो यहाँ में दिया हुआ है, आप क्या लिखा है यहाँ में, अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट ऑफ एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स इज टेकन एज द बेस। तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको बेस लिया जाता है। ठीक है, और इस तरह आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। वो कैसे, दिस एवरेज प्रॉफिट इज देन मल्टीप्लाइड बाय गिवन एस एग्रीड। तो कहने का मतलब है एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। फिर लिखा है यहाँ में, व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आप जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना है। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है तो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ में लिखा है, एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस शुड बी इलिमिनेटेड। तो यहाँ में क्या करना है, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है और जो एबनॉर्मल लॉस है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा। कब, जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे, कौन सा मेथड का अंडर में, एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में। अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है तो उसको इलिमिनेटेड करना है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आने वाला वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है। जैसा मान लो आपका बिजनेस में आप एसेट्स यूज़ करते हो, जैसा फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर आप यूज़ करते हो, सेल करने के लिए नहीं, आप खुद यूज़ कर रहे हो। लेकिन ये एसेट्स क्या हो गया, पुराना हो गया, आप इस एसेट्स को मार्केट में सेल कर दिए। ठीक है, उससे जो पैसा आया उसको बोला जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आप जो आपने जो एसेट्स को सेल किया वो आपका रेगुलर इनकम नहीं है ना, रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं आ रहा, अगर उसको सेल करके आपका प्रॉफिट हुआ है तो उसी को बोलता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। फिर है यहाँ में एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, जैसे बच्चों आप जैसे मान लो चाय बनाते हो, तो चाय जब आप बनाते हो तो जितना पानी आपने ढाला वो पानी एवापोरेट हो जाता है, थोड़ा पानी कम हो जाता है। जितना पानी आपका कम हो गया उसी को लॉस बोला जाता है, उसी को एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है, क्योंकि उस लॉस को आप रोक नहीं सकते हो, है ना, वो आपका बस का बात नहीं है, तो उसी को एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ में लिखा है, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप जब गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में, तो इसका जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स एग्रीड, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए नीचे में स्टेप्स लिखा हुआ है। यहाँ में क्या लिखा हुआ है कि स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों
स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपको प्रीवियस जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया, जैसे मान लो 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट को आपको एक साथ प्लस कर देना है, इसी को टोटल प्रॉफिट बोला जाता है। फिर आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में जाके आप क्या फाइंड आउट करोगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना है, जो आपने टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट किया उस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। मतलब जैसे आपने 3 ईयर्स का प्रॉफिट को प्लस किया तो टोटल प्रॉफिट हो गया, तो उस 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, यहाँ में 3 हो गया, और 3 से आप जब टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर। फिर पॉइंट नंबर जो 3 है, यहाँ में आप फाइनली क्या फाइंड आउट करोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन सा मेथड का अंडर में, एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ में लिख देना है इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह आपका गुडविल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। कौन सा मेथड का अंडर में, एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गुडविल, मेंशन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ ए फर्म, मेंशन 3 कंडीशंस और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है गुडविल, व्हाट इज गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है। तो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ में कि आंसर में क्या लिखा है। देखो बच्चों, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो इंटेंजिबल एसेट है उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल, ठीक है ना। विच कैनॉट बी सीन, विच कैनॉट बी टच। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है जिसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, है ना, उसी को गुडविल बोला जाता है। फिर क्या लिखा है, गुडविल इज द रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो रिपुटेशन है, नेम एंड फेम है, उसी को भी गुडविल बोला जाता है। फिर बच्चों यहाँ में क्या लिखा है, इट इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का अगर एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है तो उसी को भी क्या बोला जाता है, गुडविल। आपका अगर वो कैपेसिटी है, आप दूसरे से अगर एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो तो उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल। इट इज़ क्रिएटेड। अब ये गुडविल कैसे क्रिएट होता है बच्चों, तो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, उस एक्टिविटीज से आपका गुडविल क्रिएट होता है। जैसा सच एस क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो आपका जो प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी सर्विस होना चाहिए, तभी आपका गुडविल क्रिएट होगा। तो इसी का मीनिंग है क्या बच्चों, गुडविल। अभी जो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है कि मेंशन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ ए फर्म। आपका फर्म का जो गुडविल है वो कौन कौन सा फैक्टर से जो अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो मतलब गुडविल कैसा क्रिएट होता है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए जो आंसर यहाँ में लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स या एलिमेंट्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखो पहला जो फैक्टर्स है वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का लोकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप किसी भी जगह में आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर प्लेस चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ में पब्लिक अवेलेबल हो, जहाँ में पब्लिक का डिमांड हो, है ना, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा, तभी आपका बिजनेस को पहचान पाएगा, तभी आपका गुडविल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इफ़ द बिजनेस इज सिचुएटेड एट अ सेंट्रली लोकेटेड कन्वीनियंट प्लेस, इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो आपका बिजनेस अगर ठीक लोकेशन पर है तभी आपका कस्टमर्स अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, आपका बिजनेस में ज़्यादा कस्टमर्स आएगा, तभी आपका गुडविल क्रिएट होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विसेज है वो क्वालिटी होना चाहिए। जैसा इन केस द फर्म प्रोड्यूसेस और डील्स इन प्रोडक्ट्स ऑफ बेटर क्वालिटी। तो एक फार्म में अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो या डील करते हो बेटर क्वालिटी में, है ना, तब भी आपका गुडविल क्रिएट होगा, इट विल हैव मोर गुडविल, ठीक है। सिमिलरली इफ़ ए बिजनेस इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर, अगर कोई भी बिजनेस सर्विस सेक्टर में एंगेज है, ठीक है ना, जैसा सर्विस सेक्टर कहने का मतलब है जैसा मैं लेक्चर दे रहा हूँ या कोई भी टीचर्स है ना, या कोई भी हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है ना, इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। तो वहाँ में क्या है, द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो आपका सर्विसेज अगर क्वालिटी है, लोगों को पसंद आया, तब भी आपका गुडविल क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। फिर
इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है, रिपुटेशन ऑफ द ओनर। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी ओनर का रिपुटेशन बहुत मैटर करता है बिजनेस में। तो यहाँ में क्या लिखा है, इफ़ द प्रोपरेटर, प्रोपरेटर का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, ओनर। तो इफ़ द प्रोपरेटर ऑफ द फार्म आर नोन फॉर देयर फाइनेंशियल साउंडनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कस्टमर फ्रेंडलीनेस एंड आर सोशली कॉन्शियस, द बिजनेस विल अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फार्म का जो प्रोपरेटर्स है, अगर उनका ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, कस्टमर के साथ फ्रेंडलीनेस है ना, सोशली कॉन्शियस है, तभी कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर सकता है ड्यू टू इस पॉपुलैरिटी। अगर आप पॉपुलर है तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस में आप अगर पॉपुलर है तो अल्टीमेटली जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो आपका सेल बढ़ेगा, अगर सेल आपका बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इससे आपका गुडविल क्रिएट होगा। तो व्हिच विल ऐड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, फिर तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप बिजनेस कितना लंबे समय तक कर रहे हो, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ में क्या लिखा है, ए बिजनेस विथ हायर लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस इज मोर नोन टू इट्स कस्टमर्स। अगर आपका बिजनेस लंबा समय से चल रहा है तो कस्टमर्स आपको जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, आपका कस्टमर्स ज़्यादा होगा। इट इज़ लाइकली टू हैव लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। आपका कस्टमर ज़्यादा होगा तो इससे आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना, इनकम ज़्यादा होगा, तो आपका गुडविल क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो दिस आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट है बच्चों वो क्या है कि जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रीजंस। रीजंस या क्या लिखा है यहाँ में, नीड या कंडीशंस या सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस। रीजन बोलो, नीड बोलो, कंडीशन बोलो, सिचुएशन बोलो, सर्कमस्टेंस, सबका मीनिंग एक ही है। व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी। तो गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है ना। तो देखो यहाँ में बच्चों क्या लिखा है, पहला पॉइंट, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड गुडविल इज वैल्यूड। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तब गुडविल का वैल्यू कैलकुलेशन करना जरूरी है। एंड न्यू पार्टनर कॉम्पेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल वैल्यूड। ये ऑलरेडी पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ अमाउंट कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर जब रिटायर होगा तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो बिजनेस को छोड़ के नहीं गया, जो रिटायर नहीं हुआ, आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर। तब रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। ठीक है, कौन करेगा ये करेगा रिमेनिंग पार्टनर जो बिजनेस को छोड़ के नहीं गया है। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट है बच्चों क्या है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल वैल्यू। तो कहने का मतलब है किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, जैसे एग्जांपल लाइक ए बी सी, सपोज बी का डेथ हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी, है ना। तो ए सी कॉम्पेंसेट करेगा किसको, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर्स। डिसीज पार्टनर्स का मतलब है जो पार्टनर का डेथ हो गया। अभी एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा अगर आपने बैंक में जाके अकाउंट खोला है ना, तो वहाँ में जो आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ में आपका नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है ना। जिसका नाम पर बैंक अकाउंट है, अगर उसका लाइफ में फ्यूचर में कभी भी कुछ हो जाता है तो उसका पैसा जिसका नाम नॉमिनी में मेंशन करके उसको मिल जाएगा, तो उसी को एग्जीक्यूटर्स बोला जाता है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल वैल्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब है पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो वो पैसा जो गुडविल का जो वैल्यू है, गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, और वो पैसा किसको मिलेगा, डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आज 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग अच्छा से समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक,
अगर मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।